So, rheumatoid arthritis, what is the solution for rheumatoid arthritis? Is there a solution in terms of medicine? क्या आपके पास कोई दवाई है जिससे rheumatoid ठीक हो जाएगा? So this comes in the category of autoimmune disorder. There is no medicine for autoimmune disorder. उसके लिए कोई दवाई नहीं होती. जितनी दवाई खाएंगे उतना ज्यादा ये खराब हो जाएगा सिचुएशन. So autoimmune disorder, why it has happened? Why so many people are getting into your rheumatoid situation? हाँ, इतने लोग rheumatoid situation में क्यों? Is it increasing or decreasing? ये rheumatoid arthritis और any other osteoarthritis, joint pain, knee pain, ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है? हाँ, ये तो आप जानते हैं ना, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है. Everybody knows this. So 50 years back, these conditions were less, कम थे. 100 years back, it may not even be there. अच्छा, autoimmune disorder, 25 years back, how many autoimmune disorder cases were there? कितने थे autoimmune disorder और आज कितने हैं? So why you are creating these problems and how you are creating these problems? इनको कैसे आप बना रहे हैं? तो इतनी प्रॉब्लम तो ह्यूमन बॉडी में कभी था ही नहीं ना. फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स ह्यूमंस हैव एग्जिस्टेड. लाखों सालों से हैं. पिछले 50-100 साल में ये प्रॉब्लम बढ़ रही है. नाउ व्हाई इट इज हैपनिंग? ऐसा क्यों हो रहा है? आपको कुछ रिस्क फैक्टर बताता हूं और फिर कुछ इसका उपाय बताता हूं, सोल्यूशन बता रहा हूं. ठीक है? इन अ वेरी वेरी सिंपल मैनर. सो इफ यू कैन, अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए. एक चेहरे के साथ बात करने में अच्छा लगता है ना. ब्लैक स्क्रीन में मुझे आपके भाव भी नहीं दिखते. तो कैसे होते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? क्यों होता है? रिस्क फैक्टर क्यों हो रहा है? सबसे पहले इसको समझना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या है? इम्यूनिटी तो सुना होगा आपने. इम्यूनिटी आपको बचाती है या मारती है? इम्यूनिटी आपको बचाती है कि नहीं? इम्यूनिटी आपको बचाती है. तो ये आपके लिए खतरा क्यों बन गई? इम्यूनिटी आपके लिए खतरा क्यों बन गई? आपने वो कहानी सुनी है कि एक लड़का था, वो हर रात को जाता था और शेर शेर चिल्लाता था. गांव वाले उठ जाते थे. वो झूठ मूठ का चिल्लाता था. तो ऐसे वो कई महीने तक करता गया. उसके बाद लोग थक गए, तो उन्होंने कहा कि अब चिल्लाएगा तो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. एक दिन एक्चुअली में शेर आ गया और उसने शेर शेर चिल्लाया, मगर अब कोई गांव वाला उठा ही नहीं. तो यही हमारे शरीर की हालत है. हम शेर शेर चिल्ला रहे हैं क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है. जैसे एनवायरनमेंट एक रिस्क है. अगर वातावरण खराब हो तो आपका शरीर अच्छा फील नहीं कर सकता या उसमें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी. तो एनवायरनमेंट हमने खराब कर दिया. पिछले 50 सालों में आपके शरीर को तकलीफ हो ही रही है. लेकिन क्या कर रहे हैं कि आपका एक इमरजेंसी सिस्टम बना हुआ है. वो शेर आने वाला, शेर आए तो क्या करना? लड़ना या भागना. तो फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म के लिए तैयार किया गया आपकी इम्यूनिटी. लेकिन ये तो एनवायरनमेंट लगातार खराब है. ऐसा नहीं कि सुबह खराब है और शाम को ठीक है. आपने एनवायरनमेंट के, वातावरण के जो तत्व हैं उन्हीं को ही बदल दिया. 24 आवर रिस्क हो गया ये आपके ऊपर. अब इस मैकेनिज्म को समझ नहीं आ रहा कि भाई थोड़ी देर का रिस्क तो समझ में आता है. ये तो लगातार 24 घंटे का रिस्क है. तो ये कभी उठता है, कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी गिरता है. क्योंकि ये उठे भी तो क्या करे? आपके अंदर ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ा देगा, मगर आप इसका यूटिलाइज करोगे ही नहीं, इस्तेमाल करोगे ही नहीं, तो कंफ्यूज हो जाएगा. ये शेर शेर आ गया वाला हिसाब नहीं. ये एक्चुअली शेर 24 घंटे बैठा हुआ है. आप जो फूड खाते हैं, जो भोजन करते हैं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है. जब भी भोजन करते हैं आपका रिस्क बढ़ जाता है आपकी बॉडी का, क्योंकि आपका शरीर उस भोजन को पहचानता नहीं है. क्यों नहीं पहचानता? क्योंकि लिवर जो है ना, आपका दूसरा ब्रेन है. 1000 साल पहले आपके पूर्वज क्या खाते थे वो लिवर को याद है. और सडनली आपने अपना भोजन का पूरा सिस्टम बदल दिया. तो लिवर तो समझ में नहीं आता कि ये क्या खा रहा है बंदा, ये क्या चीज है. जेनेटिकली मॉडिफाइड, क्योंकि इसमें ना तो स्मेल है उस तरीके की. आप उसे मसाले खूब डाल के टेस्टी बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी सही तरीका नहीं है.
उससे भी आपके शरीर को नुकसान हुआ। 24 घंटे का रिस्क, जब भी भोजन कर रहे हैं रिस्क बढ़ गया। मेडिसिन डाल रहे हैं, आपका शरीर मेडिसिन के लिए डिजाइन हुआ है। अगर डिजाइन होता तो पेड़ों पे दवाइयां लगी होती ना, आपकी पैरासिटामोल की गोलियां और स्टेरॉइड की गोलियां और इंजेक्शन लगे होते, लेके लगाते रहते आप अपने, दर्द की गोली। तो आपका शरीर तो डिजाइन नहीं हुआ दवाइयों के लिए। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल के देखिए जरा, चलेगी आपकी गाड़ी? नहीं चलेगी। इतना कॉमन सेंस हमारे अंदर है, पर ये अपने लिए कॉमन सेंस कहां जाता है? आपका शरीर जब डिजाइन नहीं है केमिकल के लिए, उसको केमिकल से डाले जा रहे हैं सुबह से शाम। अरे साहब, कोई पड़ोसी का लड़का ड्रग एडिक्ट नहीं है, आप ड्रग एडिक्ट हैं, अपने घर में देख लीजिए बचपन से लेके कितनी दवाइयां खाई हैं आप। तो अगर इतना आप शरीर के साथ में क्रिमिनल एटीट्यूड रखेंगे, क्रिमिनल एटीट्यूड, क्योंकि ये जो कुछ करता है आप उसे खत्म कर देते हो। ये फीवर लाता है, आप फीवर डाउन कर देते हो। ये पेन क्रिएट करता है, दर्द लाता है कि भैया ठीक करो, कुछ गड़बड़ है आपके अंदर, आप वो गड़बड़ ठीक नहीं करते, पेन को ही खत्म कर देते हो, रेड लाइट को तोड़ देते हो, है ना? रुकना रेड लाइट पे पड़े ही ना, तोड़ देते हो रेड लाइट को। उल्टी आती है, उल्टी बंद कर देते हो। दस्त आता है, सफाई करता है आपका शरीर, आपके शरीर को वो बंद कर देते हो। तो मारेगा, आपके कोरोना के वायरस को मारेगा कैसे अगर फीवर नहीं करने दोगे अपने शरीर को? तो क्रिमिनल बना दिया हमने अपने शरीर को, कुछ भी नहीं करने दे रहे, और फिर ये सोच रहे हैं कि ये सही भी रहा है, ये तो हमारी गलती है ना। ऐसा नहीं हो सकता। तो वेन एवर यू क्रिएट अ रिस्क, एंड वेन द रिस्क इज लॉन्ग टाइम रिस्क, बिकॉज यू आर ईटिंग मेडिसिन एवरी फ्यू आवर्स एंड फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, तो ये लॉन्ग टाइम रिस्क हो गया। एनवायरमेंट लॉन्ग टाइम रिस्क है, फूड लॉन्ग टाइम रिस्क है, आपका सोसाइटी जिस तरीके से आपने डिजाइन किया, एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमी डिजाइन किया, लॉन्ग टाइम रिस्क है। जब ये करेंगे तो आपका इम्यूनिटी, आपको जो बचाने का तंत्र है वो तो कंफ्यूज हो गई। तो इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। दूसरे तरीके से आपके रीजनरेशन डिजनरेशन में गड़बड़ी है, यानी आपके शरीर में कोई चीज बन रही है, कोई चीज बाहर निकल रही है, इस दोनों में इंबैलेंस आ जाता है। ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसने क्रिएट किया? हमने ही तो क्रिएट किया। एक और सिंपल तरीके से समझाता हूं, जितना आसान तरीके से समझना चाहे समझे, बट आपकी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि आपके नुकसान के लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। ये जो स्टेरॉइड आप खाते हैं, आखिरकार तो स्टेरॉइड आपको दे दिया जाता है। ये जो स्टेरॉइड खाते हो, इससे आपके ऑर्गन डैमेज होते हैं, कल को किडनी फेल हो जाती है आपकी, कल को हार्ट फेल हो जाता है, और कुछ प्रॉब्लम, लिवर फेल हो जाता है। मुझे बताइए कौन जिम्मेदारी लेगा? बचपन से आपने जो इम्यूनाइजेशन कराया, जो केमिकल डाला, और हमेशा कोई ना कोई दवाइयां खाई, उससे आप इतनी तकलीफ में आ गए। अभी बताइए कौन जिम्मेदारी लेगा? आपका डॉक्टर लेगा, आपकी सरकार लेगी, वो WHO लेगा, वो अमेरिका लेगा जिसको आप रोज पैसा देते हो हथियार बना के आप पे रूल करने के लिए। आप जो दवाई खाते हो उसको पैसा मिलता। तो आप कोई नेचुरल दवाई भी नहीं खाओ, ये उसने बना रखा है सिस्टम। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है वो बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा, बहुत आसानी से ठीक हो, मैं आपको बता रहा। अच्छा, तो मैंने क्या बताया आपको? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सपोज कीजिए, एक और तरीका मैं बताता हूं, उससे भी और भी समझ में आएगा। कहीं धुआं है, एक ट्रक से धुआं निकल रहा है, आप वहां से गुजरते हैं, आप नाक पे कपड़ा रख लेते हैं ना, बंद कर लेते हैं, सांस कम लेते हैं ज्यादा लेते हैं? आप सांस कम लेते हैं ना, रोक लेते हैं सांस को, ठीक है? तो सांस लेने से आपके शरीर में कोई चीज बनती है। सिंपल तरीका, जितना सिंपल है उतना सिंपल में समझिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप समझें। प्रोग्राम ज्वाइन करना नहीं करना वो आपका डिसीजन, आई डोंट केयर, मगर आपको समझ में आए ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आप इनहेलेशन करते हैं, उससे आपके शरीर में कोई चीज बनती है। आप एक्सहेलेशन करते हैं तो कोई खराब चीज आपके शरीर से बाहर जाती है। तो पहला पार्ट, ये ट्रक के धुएं में ही आपकी सांस बंद होती है क्या? अगर आप वातावरण को बदल दें तो आप कम सांस नहीं लेंगे? आप तो 24 घंटे कम सांस ले रहे हैं, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो हो गई। तो अगर केवल और केवल मैं इस तरीके से बताऊं कि केवल और केवल इनहेलेशन एक्सहेलेशन को अगर आप बैलेंस कर दें तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। और दूसरा पक्ष, जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है तो आपकी इनहेलेशन एक्सहेलेशन बिगड़ जाती है।
उसको अगर आप ठीक कर दें तो आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, क्योंकि ये रीजनरेशन और डीजनरेशन का इम्बैलेंस है। अब तीन चीजें बता, और दूसरे पूरा अगर आपको हेल्थ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तीन चीजें बता रहा हूं। इसमें सारी चीजें आ जाती हैं वैसे, लेकिन और भी अलग अलग तरीके से हम एक्सप्लोर करेंगे प्रॉब्लम्स को। आप अपने शरीर का स्ट्रेंथ, बैलेंस और रिदम बना लीजिए। क्या बोला? स्ट्रेंथ यानी आप जो भोजन करते हैं उसको पचाता कौन है? आपका शरीर ही पचाता है ना। तो शरीर को जोर लगाना होता है ना। तो भोजन से आपके शरीर में जोर नहीं आएगा। भोजन जब करेंगे तो आपका शरीर जोर लगाएगा उसको पचाने के लिए। तो पहली बात, उतनी जान होनी चाहिए, उतना स्ट्रेंथ होना चाहिए। हार्ट बीट अगर ठीक नहीं है तो स्ट्रेंथ होना चाहिए ना उसके हार्ट बीट ठीक रखने का। तो स्ट्रेंथ, ताकत अपने ऑर्गन्स की, अपने अंदरूनी ऑर्गन और फंक्शन की ताकत। बैलेंस, आपका शरीर बैलेंस में काम करता है। जैसे मैंने बताया, रीजनरेशन डीजनरेशन, कोई चीज बनना और निकलना, ये दो का बैलेंस है। आपका हार्मोनल बैलेंस होता है ना शरीर में, हार्मोन का बैलेंस गड़बड़ हो रही है। डायबिटीज क्या है? इंसुलिन, इंसुलिन का इंबैलेंस। थायराइड क्या है? थायरोक्सिन का इंबैलेंस। तो इनफर्टिलिटी क्या है? अगेन हार्मोन का इंबैलेंस। आपके पेट की प्रॉब्लम या कोई बीमारी क्या है? किसी ना किसी चीज का इंबैलेंस आपके शरीर में होगा। तो बैलेंस दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर क्या है? रिदम, लय। लय, आपके शरीर को एक लय चाहिए। जैसे सांस की एक लय है, हार्ट बीट एक लय है, किडनी जो फंक्शन करता है ना उसका एक लय है, लिवर फंक्शन करता है ना उसका एक लय है, उसका एक रिदम है। अगर वो रिदम बिगड़ जाएगा तो आपका वो ऑर्गन ठीक से फंक्शन नहीं कर पाए। दूसरे तरीके से समझाऊं तो आप अपना मेटाबॉलिज्म ठीक करना। लय मतलब मेटाबॉलिज्म, आप जो खाते हैं उससे जो चीजें बनती हैं उसका एक लय है। तीन चीजें ठीक कर लीजिए। अब ये कैसे कर सकते हैं? तो एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता चलेगा। थोड़ा अपने बाएं हथेली को ऐसे रखें, दाएं मुट्ठी से बांध दें और थोड़ा जोर लगाएं, स्ट्रेंथ पैदा करें। जोर लगाएं, जोर लगाएं, जोर लगा के रखें, होल्ड इट। देखिए आपने सांस रोक रखा, जोर लगा के रखिए, वहीं पर रोक के रखिए। देखिए सांस रोक रखा आपने। तो आप जोर कैसे लगाते हैं? सांस रोक के लगाते हैं ना। अगर आपकी सांस रोकने की क्षमता कम हो जाती है तो आपका स्ट्रेंथ कम हो गया। वेट उठाना, जब वेट उठाते हैं तो क्या करते हैं? सांस रोक के वेट उठाते हैं कि नहीं उठाते? नहीं उठाया कभी आपने? ट्राई कर लीजिए। किसी रस्साकस्सी खेलिए, खींचा है किसी को? ये जो खींचने का जोर है कैसे लगाते हैं? सांस रोक के लगाते हैं। ट्राई करके देख लीजिए, हाथ को ऐसे फंसा लीजिए, खींचिए और होल्ड करके रखिए। देखिए सांस रोक रखी होगी आपने। हाँ, खींचने का जोर कम हो गया, धक्का देने का जोर कम हो गया। जंप कैसे करते हैं? हाउ डू यू जंप? जंप कैसे करते हैं? सांस रोक के जंप करते हैं। अदरवाइज ऑब्जर्व योर सिस्टम। आपको किताब से ज्यादा ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। यू आर लुकिंग टू मच इनटू गूगल एंड बुक्स, यू आर नॉट लुकिंग टू इनटू लाइफ। जीवन की तरफ देख नहीं रहे आप। तो अगर जोर कम हो गया आपका, इसका मतलब अंदर ऑर्गन का जोर भी कम हो गया आपका। तो उसको कैसे बढ़ाएंगे? इसका मतलब हुआ कम क्या? आपकी सांस रोकने की क्षमता कम हो गई। कैपेसिटी टू होल्ड योर ब्रेथ कम हो गया। पहली बात, स्ट्रेंथ कम हुआ तो ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी कम हो गई। कोरिलेट कीजिए, ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं बड़े सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं, इसमें लूप होल्स हैं, क्योंकि जब मैं कुंभक के बारे में बता रहा हूं, इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, इट्स अ यूनिवर्स ऑन इट्स ओन। मैं उसको जितना आसान भाषा में हो सकता है समझाने की कोशिश कर। अच्छा, दूसरी बात, बैलेंस कैसे बनाते हैं? आप बैलेंस कैसे बनाते हैं? तो क्या कीजिए, एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? किसी को खड़े होकर बोलिए कि आपको धक्का दे, ये कभी भी कर लीजिए। आप संभालेंगे अपने आप को? कैसे संभालेंगे? कभी चक्कर आता है आपको, संभालने की कोशिश करते हैं, कैसे संभालने की कोशिश करते हैं? क्या करते हैं अंदर आप सांस रोक लेते हैं। नहीं तो एक काम कीजिए, एक टांग पे खड़े हो जाए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए।
और अंदर देखिए आप कैसे बैलेंस करने की कोशिश करते। यू होल्ड योर ब्रेथ, किसी चीज पे फोकस करने की कोशिश कीजिए, आप सांस रोक लेंगे। जब किताब भी पढ़ रहे होते हैं, अगर ज्यादा एंगेज हो जाते हैं किसी चीज में, आपकी सांस रुक जाती है, आपका फोकस भी, बैलेंस भी उसी से बढ़ता है। तो बैलेंस नहीं कर पा रहे अपने आप को, यानी बारिश आई और बीमार पड़ गए, यानी बाहर के फोर्स लगे और आप गिर गए। यही तो बैलेंस है ना। रेड लाइट पे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बारिश में भी वही मिलेंगे आपको, ठंड में भी वही मिलेंगे, गर्मी में भी वही मिलेंगे, उनको कोई बीमारी नहीं होती। और जो सोसाइटीज में, अच्छी सोसाइटीज में रह रहे हैं बच्चे, वो जरा सी एक बारिश की फुहार में बाहर गए, सर्दी जुकाम चल। तो बाहर जो फोर्स आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को तो इम्यूनिटी कहते हैं ना। अगर बाहर का वातावरण या बाहर से कोई फोर्स आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, तो आप संभालें कितना, आपका रेजिलियंस, आपकी सहन शक्ति, उसी को तो इम्यूनिटी कहते हैं। सहन शक्ति किससे आती है? आपके सांस रोकने की क्षमता से। उतना ही बैलेंस कर पाएंगे जितनी आपकी सांस रोकने की क्षमता होगी, वो तो कमजोर हो गई। तो बैलेंस बनाना पड़ेगा। स्ट्रेंथ, बैलेंस, दो बात की, रिदम, लय। लय, कभी आपने कोई क्लासिकल डांस सीखा, या डांस या गायकी, वोकल सिंगिंग कभी सीखा आपने? या फिर कभी आपने कुछ गेम खेला, कोई गेम खेला, कोई कोई स्पोर्ट्स खेला, कुछ भी, कुछ खेला आपने, आप अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं, एक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप कैसे भी इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज को करने के लिए आप अपने शरीर को एक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो वो रेगुलेशन मैकेनिज्म क्या है आपके अंदर, जिसकी वजह से जैसे चाहे हाथ को इस्तेमाल करें, जैसे चाहे पांव को इस्तेमाल करें, वो क्या है रेगुलेशन? वो क्या चीज है जिसको पकड़ के आप अपने हाथ पांव को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं, एक रिदम बनाते हैं? वो डिफरेंशियल ब्रेथ होल्ड है, वेरिएबल ब्रेथ होल्ड है। अलग अलग अनुपात में सांस रोक के आप करते हैं ये काम। कहानी फिर से वहीं पे आ गई कि आपकी सांस रोकने की क्षमता कितनी। स्ट्रेंथ, बैलेंस और रिदम, रिदम, बैलेंस और स्ट्रेंथ, इसी को भाव, राग और ताल कहते हैं। क्या कहते हैं? भाव, राग और ताल, भा र त। आपके देश के नाम में ही हेल्थ की कुंजी छुपी है, उसको खोलने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो तीन चीज अगर आप स्टैब्लिश कर लें तो आपको हेल्थ मिल जाएगा। इम्यूनिटी जो है ना आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर खत्म हो जाएगा, 100% खत्म हो जाएगा, दवाई से नहीं होगा। जो आपके शरीर ने लूज किया उसको वापस री स्टैब्लिश कर दीजिए, स्थापित कर दीजिए, तो आप 100% आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर निकल जाएगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस 100% निकल जाएगा। केवल टाइम अलग अलग लगेगा हर एक के, क्योंकि जब हम रिवर्स करेंगे इसको, जब हम वापस से स्थापित करेंगे, तो आपका शरीर किस लेवल ऑफ डैमेज तक चला गया है, वो बीमारी से हो चाहे नहीं हो, मगर आपने उसको ठीक करने के लिए जो स्टेरॉयड, जो बाकी चीजें ली, उससे कितना नुकसान हो चुका है, उसको केवल टाइम पीरियड का फैक्टर है कि कुछ बहुत जल्दी इससे निकल जाएंगे, कुछ को बहुत टाइम लग जाएगा। मगर मैं आपको डील देता हूं, मैं आपको एक डील देता हूं, चलेगा? मैं कहता हूं चलो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना, मैं कहता हूं चलो ठीक है 3 साल में आप बिल्कुल 100% बिल्कुल निकल जाओगे। अब मुझे बताइए क्या ये खराब डील है? आपके पास ऑप्शन ही नहीं है आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये 3 साल के, अगर मैं इसे 5 साल भी बोलूं ना, तो इससे बेटर डील कुछ भी नहीं हो सकते। बट फिर वापस कहानी कहां से शुरुआत होती है? यहीं से शुरुआत होती। कौन बचाएगा आपको? आपका शरीर बचाएगा। उसके वो फैक्टर्स इंप्रूव कर दीजिए। कैसे करेंगे? कुंभक के अलावा कोई चारा भी नहीं, तो उससे आप इसे इंप्रूव कर दीजिए, आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एनी काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर उससे निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, this is a question. Can non-vegetarians enroll? नॉन वेजिटेरियन हमने तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा हुआ। पहली बात, सी, वॉट एवर यू ईट, वी नेवर इंटरफेयर इन वॉट एवर यू आर ईटिंग।
ना ही कभी भी अगर आप देखेंगे इस देश में जितनी भी चीजें एक्सप्लोर की गई उसमें ये फैक्टर कभी नहीं आया। ठीक है, तो सवाल ये पूछा गया एक गुरुजी से, एक शिष्य ने सवाल किया कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है। तो उसके गुरु ने उसे बोला कि जिस चीज को आप सहन कर सकते हैं, झेल सकते हैं, वो आपके लिए ठीक, जिसको आप झेल नहीं सकते वो आपके लिए खराब। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ये हर चीज में लागू होता है। कौन सा काम करें, कौन सा काम नहीं करें। जिसका कर्म फल आप झेल सकें वो कर लीजिए, जिसका कर्म फल आप नहीं झेल सकें वो ना कीजिए। तो मैं कितना वेट उठाऊं? भाई जितना आपकी क्षमता उतना उठा लो। ज्यादा उठाओगे तो आपका शरीर जवाब दे देगा। तो मुझे क्या खाना चाहिए? वापस से खाना आपके शरीर के बारे में। तो आप अपने शरीर से पूछ ले क्या चीज मैं हजम कर सकता हूं या कर सकती हूं, वो आपके लिए ठीक है। जो नहीं कर सकते वो आपके लिए ठीक नहीं है। इसमें ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन कहां से आया? तो ये सब चीजें आपने दिमाग में वैसे ही फंसा के रखी हुई हैं। पहली बात तो देखिए, आप कभी भी कोई चीज ऑब्सेसिव होके करते हैं तो वो ठीक होता नहीं है, लेकिन ग्लानि से भी नहीं भरना। धीरे धीरे अगर आप अपने शरीर को इंप्रूव करेंगे तो आपकी क्रेविंग्स खत्म हो जाएंगी। क्रेविंग कमजोरी होती है, जिसके बगैर आप रह नहीं पा रहे, वो आपकी कमजोरी है। जब आप शरीर को मजबूत करेंगे तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, या ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी। तो अपनी जठराग्नि बढ़ाइए, आपको जो मर्जी खाना हो खाइए, मगर आपकी जठराग्नि कमजोर है तो आपको हल्का भोजन ही लेना पड़ेगा। तो हम तो क्या काम कर रहे हैं? हम तो आपकी जठराग्नि बढ़ा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कुछ भी खाइए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम उस तरफ में जा रहे हैं। मगर फिलहाल के लिए आप जो हजम कर सकें वही खाइए। देयर इज नथिंग अबाउट वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। Aparajita ma'am writes, I have joint pain started after I took my second vaccine. All the joints are affected gradually. Now all my joints are in too much pain. Doctors could not diagnose the disease. ओके, दो तीन चीजें हैं, उन सबका जवाब एक ही साथ में मैं दे देता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं आईबीएस और इस तरीके की चीज। सो वेन एवर यू इंटरफर और आप अपने शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज डालते हैं, वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है? आपके शरीर में आपने कुछ कीटाणु, कुछ ऐसे वायरसेस डाल दी, थोड़े अमाउंट में डाल दी, तो आइडिया ये है कि आपका शरीर उससे लड़ेगा, उससे इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी, उससे और ठीक हो जाएगा। मगर ये जो पूरा प्रोसेस वैक्सीन बनाने का है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं और ये चेंजेस बहुत अच्छे नहीं हैं। वैक्सीनेशन हमारे देश में सबसे पहले शुरू हुआ। अच्छा, कुछ ज्ञान भी बीच बीच में मिलता जाएगा। आपको लगता है कोई फिरंगी वैक्सीन बनाया, नहीं नहीं, हमारे देश में तो वैक्सीन की माता भी है, शीतला माता। तो हजारों साल पहले हमारे देश में वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, इम्यूनाइजेशन बेसिकली कहेंगे, वो शुरू हुआ था। इनॉक्यूलेशन शुरू हुआ था। 8000 साल से भी पहले के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, और ये पाश्चात्य देश में तो अभी आया है, कुछ समय पहले ही उन्होंने ही हमसे चुराया है। ये सभी फिरंगी चोर हैं, एक नंबर के चोर हैं। तो अब वैक्सीनेशन जब इन्होंने करना शुरू किया तो उसको भी अब ये केवल एक ही टर्म में सोचते हैं कि मेरा फायदा कैसे होगा, बाकी जाए भाड़ में। तो ये जिस तरीके से वैक्सीन बनते हैं, तो वो बहुत सारी केमिकल्स चाहिए होते हैं, अनवांटेड केमिकल्स चाहिए होते हैं उसके लिए। आपके शरीर में जब ये डाला जाता है तो सबसे पहला प्रभाव कहां पड़ता है? आपका मेटाबॉलिक सिस्टम हिल जाता है। मेटाबॉलिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? आपको याद है, बड़े बुजुर्ग कहते थे सारी प्रॉब्लम पेट से शुरुआत होती है, पेट से ही हर एक प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। वो दरअसल कहना चाहते थे कि जो मेटाबॉलिज्म है वो प्राइमरी है आपके, यानी कि कोई भी चीज आपके शरीर में एक चीज से दूसरे में बदलती है।
यानी आपका भोजन जो है वो कैसे बदलता है, 7 अलग अलग टिश्यूज में बदलता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 टिश्यू क्वालिटीज हैं, इसमें बदलता है। और इसके लिए 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म, एनर्जी चाहिए होती है आपके बॉडी। तो कभी भी इंटरवेंशन करेंगे, कोई अनजानी चीज आप शरीर में डालते हैं, तो सबसे पहली चीज क्या इंपैक्ट होती है, मेटाबॉलिज्म। और दूसरे शब्द में बोले तो मेटाबॉलिज्म का पहला स्टेप है आपका लिवर। तो आप जब भी कोई केमिकल शरीर के अंदर डालते हैं तो बॉम्बार्डिंग कहां होती है, वो लिवर में जाके बॉम्बार्डिंग होती है उसकी। लिवर सभी का वीक है, लेकिन लिवर गऊ है, हमारे शरीर का गाय है। 95% तक डैमेज नहीं होगा तो बताएगा नहीं। तो आप टेस्ट करा लीजिए, बिल्कुल ठीक, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन टेस्ट में अगर आ गया, इसका मतलब वो 95% डैमेज हो चुका है। तो आप ये मान के चलिए, आपके लिवर जो है वो ऑलमोस्ट सभी का किसी ना किसी लेवल पे नुकसान हुआ है। अब इसका इसका प्रूफ कहां मिलेगा, आपको प्रूफ कहां मिलेगा? प्रूफ आपको मिलेगा क्रॉनिक डिजीज, मेटाबॉलिक डिजीज बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो मेटाबॉलिक डिजीज कौन कौन से हैं? डायबिटीज बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है। दूसरा मेटाबॉलिक डिजीज कौन सा है? थायराइड का इश्यू बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तीसरा मेटाबॉलिक डिजीज क्या है? कैंसर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से लेके कैंसर, बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आपका मेटाबॉलिज्म वीक है ही, आप ये मान के चलो। तो सभी ना ऐसे मान के चलो कि लैंडलाइन पे हम लोग खड़े हुए हैं, एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जहां लैंडलाइन बिछा हुआ, आपको मालूम नहीं नेक्स्ट डे यू विल क्रैश, आपको हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है, आपके ऑर्गन क्रैश हो जाए। यही केवल बीमार लोग ही क्रैश नहीं होंगे, हेल्दी लोग क्रैश ज्यादा होंगे अगले आने वाले 10 साल में। ऑब्जर्व कीजिए, आज भी न्यूज को सुनते हैं, ट्रेडमिल पे हार्ट अटैक आ गया, 40 साल का इंसान, 35 साल का इंसान, 45 साल का इंसान, स्पोर्ट्स में माना हुआ सबसे हेल्दी, हार्ट अटैक से मर गया। ये आप न्यूज जरा देखते रहिए, जो दूसरों को हंसाने वाला था उसी को हार्ट अटैक आ गया। तो न्यूज देखते रहिए, योर बॉडी इज गिविंग अप। इतना टॉर्चर कर दिया इसको कि ये शरीर अब निपटना चाहता है, कहता है भैया छोड़ दो। सो दिस विल हैपन। सो अनलेस एंड अनटिल, बचाएगा कौन अभी आपको? ऐसी स्थिति से बचाएगा कौन आपको? आपका शरीर, और कोई नहीं बचा सकता, और कोई भी नहीं बचा सकता। क्योंकि हार्ट अटैक से अगर मरना होगा तो 4 मिनट में क्रैश हो जाएगा वो इंसान। आप सोचते हैं हॉस्पिटल ने बचा दिया, आज तक तो नहीं बचाया किसी हार्ट अटैक। तो अगर शरीर ने बचा दिया तो ही वो आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे और फिर बचेंगे। तो बचाया तो आपके शरीर ने अल्टीमेटली। तो अपने शरीर की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी आपको, आपको बचाने की। रेजिलियंस, सहन शक्ति, दर्द सहने की क्षमता, ऑर्गन फंक्शन, ऑर्गन स्ट्रेंथ, ये चीजें आपको बढ़ानी पड़ेंगी। तो जब आप कोई ऐसी चीज लेते हैं तो एक चीज जो आपकी खराब हो जाती है, जैसे मैंने बताया मेटाबॉलिज्म, तो उसको और टेक्निकल बता देता हूं, आपकी समान वायु बिगड़ जाती है। समान वायु का मतलब क्या होता है? जब भी मेटाबॉलिट्स आप खाते हैं, कोई भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, रक्त में चेंज हो जाता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कम हो गया। समान दोष जब भी आपको आएगा तो आपके जॉइंट में पेन शुरू हो जाएगा। तो क्या करेंगे? समान कुंभक, फिर वो ठीक होगा। ठीक है, तो समान अगर बिगड़ गया, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बिगड़ गया, तो बढ़ा दीजिए, लेकिन बढ़ाना तो पड़ेगा। आप सोचेंगे मैंने वैक्सीन तो ले लिया, अब उसका नुकसान से मैं अपने आप ही ऐसे कुछ जादू हो जाए मैं निकल जाऊं, या दवाई खा के निकल जाऊं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपने जो नुकसान किया उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी आपको, उसको रिवर्स तो करना पड़ेगा। आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक दूसरा एग्जाम्पल है कि जहां आपका शरीर कुछ चीजों को सहन ही नहीं कर पाता। तो आपके
सिस्टेमिक सहन शक्ति कमजोर हो गई है। इसको अलग अलग तरीके से आप समझाया जा सकता है। यहाँ जैसे कहते हैं कि इनर लाइनिंग वीक हो गई, वहां पे नर्व वीक हो गए, ऐसा कुछ भी बताइए। मगर इतनी सारी बातें बताने के बाद भी आईबीएस का इलाज तो नहीं है। आपकी आंतें काट दी जाएंगी, फिर कहीं और से काट दी जाएंगी, फिर कहीं और से काट दी जाएंगी, इलाज तो है ही नहीं। तो ऐसे आपको मैं और दूसरे तरीके से समझाऊंगा। अगर आप ये मान के चलें कि इरिटेशन हो रही है आपके इंटेस्टाइन में, तो क्यों हो रही होगी? वहां पे स्किन पतली हो गई होगी, बन नहीं पा रहे स्किन, अंदरूनी लाइनिंग नहीं बन पा रहा। तो क्यों नहीं बन पा रहा? वापस आ जाइए, मेटाबॉलिज्म वीक है। कैसे बनेगा? मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग करेंगे, वो लाइनिंग भी बनेगी। और अगर कोई नर्व का डीजेनरेशन हुआ तो रीजेनरेशन भी होता है कुंभक से, पैरालिसिस भी ठीक हो जाता है, ठीक है ना, लॉक जॉ ठीक हो जाता है, ड्रॉप फुट ठीक हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाता है, माइस्थीनिया ग्रेविस ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें रीजेनरेशन होता है आपके नर्वस सिस्टम का, जिसकी वजह से ठीक होता है। हमारे पास में बहुत केसेस ऐसे, एक मैराथन रनर ड्रॉप फुट हो गया, फिर उसने कुंभक करना शुरू किया तो वापस से दौड़ने की प्रैक्टिस करने लग गई। तो ऐसे बहुत केसेस आते हैं हमारे पास में। और जो अपने शरीर पे डिलीजेंटली काम करते हैं, उनको उनके निश्चित टाइम में 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा।